हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हमारी सेकेंड क्लास है आईपीसी की डीओ एलएलबी एंट्रेंस के लिए। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि मेंस में कहाँ कहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है, और इसके साथ आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक तो हमारा ये है मेंस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, और दूसरा टॉपिक है हमको जनरल एक्सेप्शंस की बात करेंगे, और इसके बाद हम जो परसों की क्लास में प्राइवेट डिफेंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑफेंस जो है, ऑफेंस कमिट होता है, उस ऑफेंस के लिए दो चीजें जरूरी है, एक्टिस रिया और मेंस रिया, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। अब एक्टिस रिया और मेंस रिया दोनों जरूरी हैं, एक्शन के साथ गिल्टी माइंड भी। तो ये जो पूरा है ये किस मैक्सिम पे बेस्ड है? वो मैक्सिम है एक्टर्स नॉन फेसिट वेयर मेंस सिट रिया, यानी कि कोई भी एक्ट जब तक गिल्टी नहीं होगा, जब तक गिल्टी माइंड ना हो। अब गिल्टी माइंड को हम कैसे देखेंगे? कोई ऑफेंस हुआ है, अब उसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि जिस ऑफेंडर ने यानी जिस पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया है, तो यहाँ पे जो ऑफेंस उसने कमिट किया है उसका गिल्टी माइंड था या नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिलेशन, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अगर एक्स ने वाई का मर्डर किया है, ठीक है, तो अब हम इनके बीच में सबसे पहले रिलेशन देखेंगे कि किस तरह से रिलेशन थे, रीजन क्या हो सकता है इसको मारने का, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि मोटिव क्या हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पे एक चीज और है, वो ये है कि बेनिफिट, ये बेनिफिट देखे जाएंगे कि एक्स जो है वो वाई का मर्डर कर रहा है, तो इसमें एक्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब इसके साथ ही यहाँ पे मेंस रिया तो जरूरी हो गया, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पे मेंस रिया जो है वो होना जरूरी नहीं है। अगर आपका एक्ट इन्वॉल्व है तो उस एक्ट के अलावा बिना मेंस रिया के भी आप गिल्टी हो जाओगे। एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हो और रास्ते में रेड लाइट है, ठीक है, रोड पे रेड लाइट है, आपने नहीं देखा, कुछ भी था या नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी इंटेंशन नहीं थी कि आप उस रेड लाइट को जंप कर जाओ, लेकिन आपने उस रेड लाइट को जंप कर दिया। जैसे ही आपने रेड लाइट को जंप किया, आप यहाँ पे उसके लिए लायबल होगे, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, आपको चालान पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इसमें क्या है, इस एग्जांपल के थ्रू अभी हम बाकी चीजें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ये लिस्ट है, यहाँ पे ये वो ऑफेंसेस हैं जहां पे मेंस रिया की जरूरत है ही नहीं। सबसे पहले सेडिशन, ठीक है, अबडक्शन, किडनैपिंग, काउंटरफिटिंग, पब्लिक न्यूसेंस, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ फैक्ट भी हो सकता है इसमें। स्टैट्यूट्स, मोटर व्हीकल एक्ट, इसमें मैंने जैसे भी आपको एग्जांपल दिया है, वेजिंग वॉर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वेजिंग वॉर से। वेजिंग वॉर क्या होता है कि जब आप अपने ही देश के विरुद्ध क्या कर देते हो, वार छेड़ देते हो, चाहे आपकी इंटेंशन हो या ना हो, आप लायबल होगे। ये आईपीसी के सेक्शंस हैं। अब इसके साथ ही यहाँ पे स्टैट्यूट्स, जिस एग्जांपल की मैंने बात की, आपको जो मैंने रेड लाइट का एग्जांपल बताया वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर में है। अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टैट्यू बनाया है, कोई ऐसा लॉ बनाया है, तो अगर आप उस लॉ को ब्रेक करते हो, चाहे आपके इंटेंशन हो या ना हो, तो उसके लिए भी आपकी लायबिलिटी पूरी तरह से होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इग्नोरेंस ऑफ लॉ। इग्नोरेंस ऑफ लॉ में जैसे कि मान लेते हैं एक्स एक कंट्री है, एक कंट्री वाई है, तो एक्स की कंट्री में जो थेफ्ट यानी कि चोरी करना जो है वो बिल्कुल भी मतलब गुनाह नहीं है, ऑफेंस है ही नहीं। तो अगर यहाँ पे ऑफेंस है, यहाँ पे चोरी करना ऑफेंस है, अगर कोई पर्सन यहाँ का जाता है यहाँ, ठीक है, उससे यहाँ पे इसका लॉ नहीं पता है, लेकिन वो फिर भी क्या कमिट करता है, यहाँ पे चोरी करता है, क्योंकि यहाँ पे तो थेफ्ट पनिशेबल नहीं है लेकिन यहाँ पनिशेबल है, तो ऐसे में यहाँ पे ये पूरी तरह से लायबल होगा। अब इसके साथ पब्लिक न्यूसेंस की अगर हम बात
बात करें तो यहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस यानी कि किसी की इंजॉयमेंट लाइफ में क्या करना, इंटरफेरेंस करना, उसको परेशान करना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, पब्लिक न्यूसेंस यहाँ पे आपके इंटेंशन हो चाहे ना हो लाइबल होते हो। काउंटरफिटिंग के लिए भी, किडनैपिंग और अबडक्शन के लिए भी और सेडिशन के लिए भी। तो इन सारी चीजों के लिए आपकी लाइबिलिटी पूरी तरह से बनती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ जनरल एक्सेप्शंस की। सबसे पहले तो जैसे कि हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ यहाँ पे क्या है कि चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के साथ साथ आर्टिकल्स होते हैं। उस तरह से जो आईपीसी है, आईपीसी में 511 सेक्शन है, ठीक है। तो उसमें उन सेक्शंस को भी चैप्टर्स में बांटा गया है। और ये चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 यहाँ पे जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है, जनरल डिफेंसेस की बात करता है, ठीक है। यानी कि ये वो जनरल डिफेंसेस हैं जिसमें आप ऑफेंस करते हो लेकिन आपकी लायबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। दोनों में फर्क है, इसमें आपकी इंटेंशन नहीं हो तब भी आपकी लायबिलिटी है, लेकिन इनमें अगर आपका एक्ट है, आपसे एक्ट हो गया है, तो आपकी लायबिलिटी किन केसेस में नहीं बनेगी। सबसे पहले यहाँ पे जो है सेक्शन 76 प्राइवेट डिफेंस से रिलेट कर रहा है। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ, ठीक है। तो इसके लिए यानी कि इसका मतलब क्या है कि कोई एक्ट जो है एक पर्सन ने कमिट किया है, ये सोच के जो रियल फैक्ट है उसके अलावा वो उसने को जो प्रिज्यूम किया है उसको सच मान के जो एक्ट उसने किया है उसके बेसिस पे उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट के लिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। यहाँ पे जो एक्स है, एक्स को ये कहा गया था कि तुम जाके ए को अरेस्ट कर लो। एक्स जो है यहाँ पे पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर को ये कहा गया था कि तुम ए को जाके अरेस्ट करो। अब एक्स जो है अपने घर से निकल गया, ठीक है, उसने जेड को देखा, जेड जो बिल्कुल ए की तरह था। एक्स को लगा कि जेड जो है वो ए है जिसे उसे अरेस्ट करना है। अब यहाँ पे एक्स ने क्या किया, इसको ए समझ के अरेस्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो अरेस्ट करा है इसने, और ये अरेस्ट किसके ऑर्डर पे किया है, अपने सुपीरियर के ऑर्डर पे किया है। तो यहाँ पे एक्स जो है इसके लिए लायबल नहीं होगा। एक्स इसके लिए लायबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इसने ये किस तरह किया है, ये इसने जानबूझ के नहीं किया है, इसने जो फैक्ट मिस्टेक के थ्रू जो फैक्ट को सच समझा था उसके थ्रू किया है। अब जो इन्फेंसी है, इन्फेंसी को अभी हम इन टॉपिक्स के ब्लास्ट में करेंगे। इन्फेंसी के बाद हम यहाँ करते हैं एक्ट ऑफ अ पर्सन जो अनसाउंड माइंड हो, ठीक है, अनसाउंड माइंड। एक ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड हो, तो अगर वो कोई एक्ट कर रहा है उसके लिए उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कोई लुनेटिक पर्सन, कोई पागल व्यक्ति है, अगर वो कोई एक्ट कर रहा है जिसको सोचने समझने की शक्ति नहीं है, अनकॉन्शियस है, तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो कोई भी एक्ट करते हैं, वो लायबल उसके लिए नहीं होते। अब इसके साथ इंटॉक्सिकेशन, इसमें दो वर्ड आते हैं, एक वॉलंटरली और एक इनवॉलंटरली, ठीक है। तो इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन है मतलब नशे में होता है, ठीक है। यानी कि जैसे किसी ने ड्रिंक की है, तो अगर उसने ड्रिंक की है, इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है और उसने एक्सीडेंट कर दिया और उस एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई, तो यहाँ पे देखा ये जाएगा कि उस पर्सन ने सबसे पहले तो लायबिलिटी बनेगी अगर उसने अपनी मर्जी से किया है ये सब। तो अगर उसने अपनी मर्जी से ड्रिंक की है तो उसकी लायबिलिटी बनेगी। लेकिन वहीं पर अगर उसे किसी ने जबरदस्ती की है, उसके साथ जबरदस्ती उससे ये एक्ट करवाया है, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या होगा, इनवॉलंटरली होगा। अगर वो इनवॉलंटरली होगा तो यहाँ पे उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। अब उसके साथ साथ यहाँ पे जो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें वो है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से एंट्रेंस टेस्ट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि ये पूछ लिया जाता है सबसे पहले जनरल एक्सेप्शंस कौन से चैप्टर में है, प्राइवेट डिफेंस में कौन कौन से ऐसे मतलब होता है कि कौन कौन से सिचुएशन है जहां पे आप प्राइवेट डिफेंस कैन बी एक्सीड, जिसमें आप डेथ को एक्सीड कर सकते हो, किसी की डेथ कर सकते हो और आपकी लायबिलिटी
नहीं होगी। तो प्राइवेट डिफेंस जो है यहाँ पे, प्राइवेट डिफेंस तीन स्टेज में रहता है यहाँ पे। जैसे ही जो डर है यानी कि थ्रेट शुरू कब तक है, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला पर्सन, इससे आपको खतरा है, तब आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट जो वहां से शुरू हो जाता है। और अगर अभी भी खतरा चल रहा है या खतरा हो सकता है, इन 3 स्टेज में प्राइवेट डिफेंस जो है ये आपके पास अवेलेबल होता है। तो प्राइवेट डिफेंस में आप जो भी एक्ट करते हो उस एक्ट के लिए आपकी लायबिलिटी नहीं होती है। तो प्राइवेट डिफेंस जब हम नेक्स्ट क्लास में पूरा प्राइवेट डिफेंस करेंगे तब हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि प्राइवेट डिफेंस जो है यहाँ पे ऐसा है कि जिस अमाउंट में हमें खतरा है हम उसी अमाउंट में जो है एक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने थप्पड़ मारा तो मैं उसके बदले में उसका मर्डर कर दूं, ये नहीं होगा। अगर मुझे जिस लेवल का खतरा है उस लेवल तक मैं प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकती हूँ। और इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या है कि एक्सीडेंट का अपने आप में क्या मतलब है कि जो एक्ट गलती से हो जाता है, गलती से हो जाता है, उस एक्ट के लिए आपकी लायबिलिटी नहीं होती है। अब एक्सीडेंट में भी 2 चीजें हैं, अगर आप वॉलंटियरली कर रहे हो या आपकी नेग्लिजेंस है तब आप लायबल होगे, लेकिन अगर आपकी नेग्लिजेंस नहीं है तो आप लायबल नहीं होंगे। देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सीडेंट का। सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे ए जो है वो ड्राइविंग कर रहा है, ए यहाँ पे सही बिल्कुल ड्राइविंग कर रहा है और यहाँ पे इसके पीछे भी कुछ गाड़ियां चल रही हैं, ए के पीछे भी गाड़ियां चल रही हैं। यहाँ पे पेड़ जो है अचानक से पेड़ गिर जाता है। यहाँ पे अचानक से पेड़ गिरने की वजह से ए क्या करता है, अपनी गाड़ी रोक देता है। ठीक है, ए जैसे ही अपनी गाड़ी रोकता है ए के पीछे वाले भी अपनी गाड़ी रोक देते हैं। जब ए के पीछे वाले अपनी गाड़ी रोकते हैं या ए की वजह से ये गाड़ियां एक दूसरे में ठुक जाती हैं। अब यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट बहुत तगड़ा वाला हो गया, लेकिन ए की लायबिलिटी नहीं होगी। ए की लायबिलिटी नहीं होगी, पहली चीज एक्सीडेंट है और ऐसा एक्सीडेंट है जिसे रोका नहीं जा सकता था, ये इंटरवेनिंग। अब हम इन्फेंसी को देखेंगे। इन्फेंसी का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि किस एज तक हम जो है इम्यूनिटी इसमें देंगे, किस एज के बच्चे को या किस एज के पर्सन को कितना डिफेंस मिलेगा। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए ऑफेंस किया, जनरली एक जो है अडल्ट पर्सन अगर वो मर्डर करता है तो यहाँ पे उसको पनिशमेंट मिलती है, लेकिन वही कोई मर्डर अगर 1 या 2 साल के बच्चे से हो जाए तो क्या उसे इम्यूनिटी मिलेगी या उसे पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे देखते हैं इन्फेंसी जो है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स, अगर 7 साल से छोटा बच्चा है तो 7 साल से छोटा बच्चा है तो यहाँ पे उससे चाहे कोई भी ऑफेंस हुआ हो, कोई भी या मर्डर हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, उसको कंप्लीट इम्यूनिटी मिलेगी जिसे डॉली इनकैपेक्स कहा जाएगा। डॉली इनकैपेक्स लीगल जो है लीगल मैक्सिम है। लीगल मैक्सिम मैं आपको कहूंगी आप अभी से याद करना शुरू कर दें, धीरे धीरे लीगल मैक्सिम्स याद करें क्योंकि ये एकदम से याद नहीं होते हैं। तो डॉली इनकैपेक्स जो है इसका मतलब यही है कि वो पर्सन जो है ऑफेंस करने में पूरी तरह इनकैपेबल है, नहीं कर सकता। इसके बाद जो है यहाँ पे सेकंड है 7 साल से 12 साल तक की उम्र के बच्चे। इस उम्र के बच्चों में जो है ये देखा जाएगा कि मैच्योरिटी लेवल कितना है, यानी कि इनको कंडीशनल इम्यूनिटी दी जाएगी अगर उसका जो मैच्योरिटी लेवल है वो अडल्ट जितना है तो यहाँ पे उसकी लायबिलिटी बनेगी। लेकिन वहीं पर अगर उसका मैच्योरिटी लेवल लो है तो यहाँ पे क्या होगा कि उसको इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी। 2 एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके लिए। जैसे कि एक पर्सन है वो मान लीजिए 10 साल का एक बच्चा और उसको मंदिर के पास एक रिंग मिलती है, गोल्ड रिंग मिली। उसने क्या किया, वो गोल्ड रिंग उसको पसंद आई, उसने उठा ली। ठीक है, उसने गोल्ड रिंग उठा ली, घर जाके अपनी छोटी बहन को दे दी या बहन खेल रही है तो वो आपस में खेल रहे हैं। ठीक है, और वो रिंग जो है वो मतलब उसको मिलती है, उसके पेरेंट्स को मिलती है या जिसकी होती है उसको मिलती है। तो यहाँ पे जो है वो बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि इनमें उन बच्चों में जो 10 साल का बच्चा है उसमें ये इतनी समझ नहीं है कि मैं इसको चुरा के रख लूं, वो जो है ऐसे ही है। अब इसको जो है इसमें लायबिलिटी नहीं बनेगी। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ।
जिसमें हम ये देखेंगे कि उसकी लायबिलिटी किस तरह से हो सकती है और हम मैच्योरिटी लेवल को कैसे टेस्ट करेंगे। तो मान लीजिए इस बार क्या होता है कि यहाँ पे उस बच्चे को गोल्ड रिंग मिली, ठीक है। गोल्ड रिंग मिलते ही उसने उठा के अपनी पॉकेट में रख ली। पॉकेट में रखने के बाद वो उसने किसी को बताया नहीं, किसी को दिखाई नहीं, ठीक है। उसके काफी दिन बाद जो है उसने क्या किया, अपने भाई बहन को बोला कि इस रिंग को लो और छुपा कर रख दो, फिर बाद में मुझे दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे वाले केस में क्या है कि उस बच्चे को इतनी समझ है, यहाँ पे मेच्योरिटी लेवल है कि वो क्या कर रहा है, वो उस रिंग को छुपा के रख रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि कंडीशनल, इसी कंडीशन पे जो है उसकी लायबिलिटी बनेगी और ये सेक्शन 83 में बताया गया है। अब उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू इसको यहाँ पे ट्रीट किया गया है। तो इसमें क्या है कि 12 से 18 साल तक के बच्चे, तो यहाँ पे अगर किसी पर्सन ने जो इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं, उन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया है जिसमें 20 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, यानी कि डेथ भी हो सकती है, यानी और इसमें इसके साथ साथ ऐसी कोई मतलब पनिशमेंट जो है हार्श पनिशमेंट के लायक उसने ऑफेंस किया है, तो यहाँ पे जो है उसको ट्रीट किया जाएगा एज ए इक्वल। और उससे अगर बिलो उसने कोई ऑफेंस किया है तो यहाँ पे उसको रिफॉर्मेटरी जो है हाउसेस भेजा जाएगा, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू यहाँ पे उसे ट्रीट किया जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है वो निर्भया केस के साथ ही 2013 में आया था। तो क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें कुछ और एक्सेप्शंस भी हैं 16 to 18 ईयर्स, लेकिन वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है कि रिफॉर्मेटरी एक्ट के थ्रू इनको ट्रीट किया जाएगा। और यहाँ पे जो रिफॉर्मेटरी यहाँ पे हाउसेस भी होते हैं जहाँ पे इनको रखा जाता है। अमेरिका यूके में यूनाइटेड किंगडम में इन्हें बोस्टल बोलते हैं। ये पूछ लिया जाता है एंट्रेंस एग्जाम्स में कि इसका क्या मतलब होता है, तो ये रिफॉर्मेटरी सेंटर्स ही होते हैं और निर्भया केस में ये जो है पूरी तरह से सामने आए हैं। तो इसके बाद ये जो कंडीशन है इनफेंसी की और ये जो जनरल एक्सेप्शंस हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको इसमें बहुत अच्छे से तैयार करना है और यहाँ पे आपको व्यूज बढ़ाने हैं, क्योंकि अगर व्यूज अच्छे आएंगे तो क्लासेस कंटिन्यू करने में हमें भी अच्छा लगेगा। तो आपको वीडियो देखनी है, वीडियो पूरी देखनी है और शेयर जरूर करना है ताकि व्यूज इसमें अच्छे आए और हमें पता चलता रहे कि आप जो है इस सीरीज को और आगे तक देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। आपका जैसा भी रिव्यू है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं परसों की क्लास में और प्राइवेट डिफेंस को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।